तो बैंकिंग सेक्टर की एक न्यू एज बैंक कि जिसको लेकर के इन्वेस्टर्स का माइंडसेट काफी ज्यादा बुलिश है। कुछ इन्वेस्टर्स का तो यहाँ तक कि कहना है कि ये अगला एचडीएफसी बैंक भी हो सकता है और कुछ का कहना है कि ये अगला आईसीआईसीआई बैंक भी हो सकता है। तो इस बैंक का नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो ऐसे में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर के कि जो लोगों का कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है, तो इस बैंक को लेकर के जो कुछ डॉट्स हैं, स्पेसिफिक डॉट्स, आज उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और ये डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि कंपनी में ऐसा तो क्या खास है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कंपनी का मैनेजमेंट हो गया, इनके पास्ट परफॉर्मेंस हो गए और इसी प्रोपोर्शन में फ्यूचर प्रेडिक्शंस क्या हो सकते हैं, कंपनी के साथ जुड़े हुए मतलब जो एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स हैं वो क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कंपनी के मैनेजमेंट की। तो सबसे पहले तो इस कंपनी के लिए मतलब जो इनका सबसे बड़ा इक्का है वो है वी वैद्यनाथन, जो कि कंपनी के एमडी एंड सीईओ। तो एक तरफ अगर वी वैद्यनाथन की बात हो रही है तो वहां पर रिटेल लोन्स की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वी वैद्यनाथन को रिटेल लोन्स का किंग माना जाता है। तो इनकी जो अर्ली वर्किंग प्रोफाइल है वो स्टार्टिंग से काफ़ी अमेजिंग रहे। अगर इसमें हम मोटा मोटा देखें तो 90s में इन्होंने सिटी बैंक को ज्वाइन किया, कि जहाँ पे इन्होंने काफ़ी साल तक वहाँ पे सर्विस की। जिसके बाद ये आईसीआईसीआई बैंक के साथ जुड़े। यहाँ पे इन्होंने बैंक के रिटेल लोन्स के पोर्शन को एक आउटस्टैंडिंग लेवल पर लेके गए। अब इसके बाद बैंक के साथ साथ वी वैद्यनाथन की जो पोजीशन है वो भी कंटिन्यूसली अपग्रेड होती गई। तो हुआ ये कि साल 2002 में ये आईसीआईसीआई बैंक के अंदर हेड ऑफ रिटेल बैंकिंग की पोजीशन पर आ गए थे, कि जहाँ पे इन्होंने बैंक के साथ मिल करके बैंक के लिए 1400 ब्रांचेस और खोले और रिटेल लोन्स को और ऊपर लेकर गए। अब इस जर्नी के बाद वी वैद्यनाथन एक नए ट्रैक पर आ गए, जिसकी जो शुरुआत है वो एक फ्लाइट के अंदर वी वैद्यनाथन एंड फ्यूचर ग्रुप के मालिक किशोर बियानी के बीच हुए एक कन्वर्जेशन से स्टार्ट हुई। तो अब आगे इसमें हुआ ये, किशोर बियानी के पास एक एनबीएफसी कंपनी भी थी जिसका नाम था फ्यूचर कैपिटल होल्डिंग्स। तो किशोर बियानी ने वी वैद्यनाथन के सामने एक प्रस्ताव रखा उस कंपनी को चलाने के लिए, क्योंकि वो भी जानते थे ये जो है वो बैंकिंग के किंग है। फिर उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारा फॉलोअप्स भी लिया और फाइनली वी वैद्यनाथन को कन्विंस भी कर लिया। अब उसके बाद क्या था, वी वैद्यनाथन ने यहाँ पर भी रिटेल बैंकिंग को एक्सपांड करने के लिए स्ट्रेटेजीज बनाई एंड इम्प्लीमेंटेशन भी किया। अब इसका रिजल्ट ये आया कि 2009 में इस कंपनी का जो रिटेल पोर्शन था वो 19% था, जो कि 2013-14 में बढ़ करके 42% हो गया था। लेकिन किशोर बियानी को लेकर के कुछ किस्से ऐसे थे जो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। मतलब कंपनी के ऊपर जो फ्यूचर ग्रुप है उसके ऊपर बहुत सारा डेट था, क्योंकि इनके स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने बहुत सारा कर्जा लेकर के कंपनी को एक्सपांड किया हुआ था, जो कि इन्हें आगे चल के भारी पड़ गया था। एंड फाइनली एंड ऑफ द डे किशोर बियानी ने फ्यूचर कैपिटल को बेचने का एक डिसीजन बनाया था, कि जिसके बाद वी वैद्यनाथन एंड मिस्टर ओत्सवाल, जो कि एक प्राइवेट इक्विटी फंड में एज ए टॉप मैनेजमेंट काम कर रहे थे, तो उनके साथ एक स्ट्रेटेजिक नेगोशिएशन कर करके इस कंपनी को खरीद लिया गया, फ्यूचर कैपिटल होल्डिंग्स को। एंड इसके बाद कंपनी का नाम फ्यूचर कैपिटल होल्डिंग से चेंज होकर के कैपिटल फर्स्ट हो गया। एंड सबने मिल करके यही डिसाइड किया कि जैसे कि वी वैद्यनाथन की रेपुटेशन थी, सबने यही डिसाइड किया कि कंपनी को यही लीड करेंगे। एंड इसका हुआ ये कि 2010 से लेकर के 2018 तक कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो एकदम से पलट कर हो गई। फॉर एग्जांपल, अगर रिटेल लोन्स की बात की जाए तो 2010 में 94 करोड़ था, जो 2018 में 25,000 करोड़ हो गया। ग्रॉस एनपीए की बात करें तो 2010 में 5% था, जो कि घट करके 2% हो गया 2018 में। प्रॉफिट की बात करें तो 2010 में कंपनी 32 करोड़ के लॉस में थी, जो कि 2018 में 327 करोड़ के प्रॉफिट में आ गए। अब इस ग्रोथ मोड को कंटिन्यू करने के लिए कंपनी को बैंक लाइसेंस लेना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि ये कंपनी जिस तरह से ग्रो कर रही थी बहुत जरूरी था कि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा लोन डिस्ट्रीब्यूट करे। अब ये चीज़ कब हो पाएगी, जब कंपनी के पास बहुत ज़्यादा डिपॉजिट्स आएगा। अब डिपॉजिट्स कब आएगा, तो उसका एक सबसे आसान तरीका होता है करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। अब ये चीज़ कहाँ से आएगी, जब कंपनी के पास बैंक लाइसेंस हो। अब इसके पीछे भी एक लॉजिक है कि मतलब करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट ये एक कंपनी के लिए, एक बैंक के लिए सबसे सस्ता तरीका होता है ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स को एक्वायर करना, क्योंकि जनरली करंट अकाउंट के पीछे तो कोई इंटरेस्ट देना ही नहीं पड़ता बैंक को, और ये जो सेविंग अकाउंट है इसके पीछे ज़्यादा से ज़्यादा बैंक को 2 से 3% या शुरुआती दौर में 4-5% तक देना पड़ता है। मतलब ये एक बहुत ही सस्ता तरीका है फंड्स को एक्वायर करना। तो एक तरफ जहाँ ये सबसे सस्ता तरीका फंड को एक्वायर करना, दूसरी तरफ बैंक लाइसेंस मिलना उतना ही मुश्किल है इंडिया के अंदर। तो इन्होंने एक तीसरा रास्ता क्या निकाला कि आईडीएफसी बैंक के साथ मर्जर कर लिया, जो ऑलरेडी बैंक है। अब ये एक विन विन सिचुएशन थी, मतलब स्ट्रेटेजिकली दोनों कंपनीज को फायदा हो गया, क्योंकि आईडीएफसी बैंक जो है इनकी जो 90% लोन बुक है वो कॉर्पोरेट लोन्स है, और हिस्टोरिकली देखा जाए तो होलसेल लोन मतलब ये जो कॉर्पोरेट लोन्स हैं ये ज़्यादा रिस्की होते हैं एज कम्पेयर टू रिटेल लोन्स। तो आईडीएफसी बैंक को रिटेल पोर्शन में एक्सपांड करने का एक मौका मिल गया, एंड ये जो कैपिटल फर्स्ट है इनको एज अ बैंक परफॉर्म करने का एक मौका मिल गया। तो ये दोनों कंपनीज के लिए फायदेमंद हो गया। तो इस तरह से फाइनली ये जो कंपनी है वो मर्जर के बाद बैंक बन गई और इसका नाम हो गया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक।
कि जिस नाम से आज हम इसको जानते हैं। इसके बाद क्या था, इसको भी जो है वो वी वैद्यनाथन ने ही लीड करना था। तो एज अ रिटेल किंग वी वैद्यनाथन ने यहाँ पर भी रिटेल पोर्शन पे फोकस किया, होलसेल लोन को कम करते गए और रिटेल लोन्स को बढ़ाते गए। रिजल्ट क्या आया कि 2018 में कंपनी के रिटेल लोन्स 36,236 करोड़ थे, जो कि बढ़ करके 2023 में 1,26,135 करोड़ हो गए। मतलब देखा जाए तो सालाना 23% CAGR से ग्रोथ हुई है। और एक बात कि कंपनी के पास जो डिपॉजिट्स आते थे 2018 में रिटेल डिपॉजिट्स 27% थी एंड होलसेल डिपॉजिट 73% थी, जो कि 5 साल में पिक्चर जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो गई। और जो होलसेल डिपॉजिट है वो 24% पर आ गई एंड रिटेल डिपॉजिट जो है वो 76% पर आ गई। इसके अलावा कंपनी का जो कासा रेशियो है वो 2018 में ऑलमोस्ट 8% के अराउंड था, जो कि 2023 में बढ़ करके ऑलमोस्ट 50% के आसपास हो गया है। 2018 में कंपनी की 150 ब्रांच थी, जो कि बढ़ करके 2023 में 809 ब्रांच हो गए। इसके अलावा कंपनी ने वेराइटीज ऑफ लोन्स हो गए, अलग अलग तरह के क्रेडिट कार्ड्स और ओडी, ये सब फैसिलिटीज के थ्रू एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो तैयार कर लिया है। और इसी के साथ कंपनी की जो ग्रोथ हिस्ट्री है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो जाती है। तो इसी तरह से बैंक के जो ऑपरेशंस हैं वो फिलहाल काफी एफिशिएंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। और जैसा कि हमने पहले देखा कि वी वैद्यनाथन रिटेल लोन्स के किंग है, कि जिसका बैंक को अच्छा खासा बेनिफिट मिला है। हाँ, यहाँ पे छोटी बड़ी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि बहुत सारी चीज़ें सिर्फ एक इंसान पर डिपेंड कर रही हैं, जैसे कि वी वैद्यनाथन। एंड फिलहाल जो है बैंक थोड़ा सा ओवर वैल्यूड भी है। अभी भी बैंक को बहुत ज़रूरत है कि वो अपने होलसेल पोर्शन को और कम करें, क्योंकि इसमें डिफ़ॉल्ट रेट ज़्यादा होते हैं। अब जितना ज़्यादा डिफ़ॉल्ट्स होगा बैंक को उतना ज़्यादा प्रोविजंस, उतना ज़्यादा फंड अलग से निकाल के रखना पड़ेगा कवर करने के लिए, कि जिसको प्रोविजंस कहा जाता है। तो इस तरह से ये बैंक की कुछ खास हाइलाइट्स थी कि जिसको हमने यहाँ पर देखा। एंड फाइनली एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।